अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। और इस वीडियो में हम मलेशिया की जानिब से पाकिस्तान की JF-17 थंडर ख़रीदने के हवाले से चांसेस पे कुछ बात की गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कुछ बातें कही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और लास्टली DGISPR की जानिब से इंडियन एग्रेशन की जानिब से जो रिप्लाई आए थे उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक आर्टिकल सामने आया है जिसमें पाकिस्तान की JF-17 थंडर के मलेशिया की जानिब से ख़रीदे जाने के हवाले से चांसेस के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि मलेशिया की जानिब से उसकी एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट रिक्वायर्ड हैं। और इस कॉन्टेस्ट में पाकिस्तान के JF-17 थंडर, इंडिया का हॉल तेजस और साउथ कोरिया का FA-50 गोल्डन ईगल फाइटर जेट शामिल है। तो इस आर्टिकल में कुछ एनालिसिस दिए हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के बारे में खबर आ रही है कि पाकिस्तान JF-17 का ब्लॉक 3 मलेशिया को ऑफर कर रहा है। इसके अलावा कॉस्ट के हवाले से जेट शायद सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान को इसको पिछले 12 साल से ज़्यादा अरसे से उड़ाने का एक्सपीरियंस है। जबकि हॉल तेजस को हाल ही में FOC मिली है, यानी फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस, और टाइम टू टाइम इसमें कुछ मसले नज़र आते रहते हैं। इसके अलावा FA-50 गोल्डन ईगल के बारे में बात करें तो उसको इनिशियली एक फाइटर जेट ट्रेनर के तौर पे डेवलप किया गया था और लेटर ऑन उसको एक फाइटर जेट के तौर पे डेवलप किया गया। इसके अलावा सिंगापुर के एक AI एनालिस्ट का भी कहना है कि तीनों की जानिब से तकरीबन एक जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और तीनों में कुछ इंडिविजुअल एडवांटेजेस और डीमेरिट्स हैं। लेकिन एक चीज़ जिसमें मसला हो सकता है वो JF-17 के हवाले से वो इसका इंजन है। मलेशिया के MiG-29 भी क्लिमोव RD की सीरीज से जुड़े हुए हैं, जिसकी सर्विस में उनको मुश्किलात पेश आती हैं। जबकि हॉल तेजस का जनरल इलेक्ट्रिक्स का F404 जो है वो उनके F-18 सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा उनके पास जो सुखोई Su-30 है उसकी आर्मरी भी तेजस की आर्मरी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन तेजस के अंदर स्टाइली एवियोनिक्स का इस्तेमाल होता है और जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम टू टाइम इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी निकल के सामने आती है, तो कुछ मुश्किलात इसमें भी हो सकती हैं। लास्टली हम FA-50 गोल्डन ईगल के बारे में बात करें तो सबसे महंगा होने के बावजूद शायद सबसे ज़्यादा रीजन वाइज और कंपैटिबिलिटी वाइज ये बेहतर जेट होगा, लेकिन कॉस्ट वाइज और मेंटेनेंस वाइज इसमें शायद ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। और आपको शायद पता ना हो, लेकिन इसी वजह से मलेशिया ने अपने EFT यानी यूरोफाइटर टाइफून और रफाल का टेंडर छोड़ा है, तो इसमें भी शायद उनको कुछ मुश्किलात का सामना हो। आपका क्या ख्याल है? तो ये खबर 2-3 चीज़ों को मिला के है, जिसमें इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कुछ कमेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने LOC का दौरा करते हुए कुछ स्टर्न कमेंट्स दिए थे कि इंडिया के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन किसी बेवकूफ़ी की सूरत में उन्हें कीमत भी अदा करनी होगी। इस हवाले से एक डेवलपमेंट ये भी आई थी कि अगर टेंशन ज़्यादा बढ़ी तो पाकिस्तान अपने वेस्ट बॉर्डर के ट्रूप्स को हटा कर उन्हें ईस्ट बॉर्डर के करीब तैनात कर देगा। और चूँकि वहाँ के ममालिक से हमें ज़्यादा ख़तरा भी नहीं है। अगर आप ईरान के बारे में सोच रहे हैं तो ईरान के साथ हमारे इस वक्त मुकम्मल कॉन्टैक्ट्स हैं, और हालांकि ईरान की एक ऑफिसर की जानिब से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन उसको इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि ईरान के हाई ऑफिशियल्स के साथ हमारे मुकम्मल तौर पे राब्ते मौजूद हैं। तो इस वजह से हम वेस्ट से अपने ट्रूप्स को हटा के ईस्ट की जानिब तैनात कर सकते हैं। इसके साथ इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से भी पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में न्यूज़ सामने आई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनके हर कदम को अच्छी तरह से वॉच कर रहे हैं। तो उस पर DGISPR की जानिब से रिप्लाई आया था कि बेहतर होगा कि इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अमन के मंशूर को भी फॉलो करें। बहरहाल इस वक्त अगर जो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ और जो न्यूज़ आ रही है इंडियन साइड से, वो ये कि इंडियन साइड पे भी लो ऑल्टीट्यूड परवाज़ें जारी हैं। और जो इंडियन न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है और जो मुझे भी इन्फो आ रही है वो ये कि इंडियन आर्टिलरी को भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर वाली साइड पे या एज एन जनरल लाइन ऑफ कंट्रोल वाली साइड के करीब लाया जा रहा है। तो दोनों साइड की जानिब से इस तरह के मूव किए जा रहे हैं ताकि एक स्टेटमेंट दूसरी जानिब दी जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे जो लगता है वो किसी सूरत भी जंग नहीं होगी, इवन कि स्मॉल किस्म का ऑपरेशन भी प्लॉजिबल नहीं है, क्योंकि इससे एक तो नुकसान दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा होगा और ख़ास तौर पे इंडिया को होगा क्योंकि उनकी जानिब से ये लड़ाई का सिनेरियो बनाया जा रहा है। और उसकी वजह से आप उनका नुकसान भी देख सकते हैं कि ओलंपिक अथॉरिटी की जानिब से भी बैन की धमकी आ रही है। उसके अलावा ICC की जानिब से भी इंडिया को बैन करने के हवाले से बात सामने आ रही है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से इंडिया भी बिवेयर होगा और इस तरह की बेवकूफ़ी करने की कोशिश नहीं करेगा।
लास्टली हम DGRSPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के LOC के दौरे से चंद घंटों पहले की गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब देने का अज़म किया अगर इंडिया की जानिब से किसी किस्म का मिस एडवेंचर होता है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उन्होंने बहुत से वाक़यात बताए हैं कि जब भी पाकिस्तान तरक्की के किसी अहम मोड़ पे होता है तो इंडिया पे कोई ना कोई हमला हो जाता है, जिसका इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान पे लगता है। और इस दफ़ा भी 8 ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उन्होंने गिनवाया, जिसमें सऊदी प्रिंस का विज़िट और ICJ में कुलभूषण यादव का केस की प्रोसीडिंग है, जिसके हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। ये तमाम फैक्टर भी इस वक्त शामिल हैं। एक और फैक्ट जो बताया वो ये कि पाकिस्तान आर्मी जो है बैटल हार्डेंड है, जिसने एक गुमनाम फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुश्किल जंग जीती है। तो वो फ़ौज जिसको वो इनसाइड आउट जानते हैं, उससे लड़ना उनके लिए कम दुश्वार होगा। बाकी उन्होंने वाकई की रियलिटी भी बताई। LOC पे इंडिया की जानिब से लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी मौजूद है और जिसने हमला किया वो भी मकामी है और एक्सप्लोजिव भी मकामी तौर पर बनाए गए थे। तो असल सवाल तो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज से पूछना चाहिए। एक और चीज़ ये मेंशन की कि पाकिस्तान आर्मी में 2 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया है, जिन पे एस्पियोनाज के चार्जेस हैं। उनमें जो डिटेल है वो ये कि किसी नेटवर्क से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और इंडिपेंडेंटली तौर पे ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी जो है वो बड़ी कामयाबी है और उनके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा। अपेरेंटली इन पे कोर्ट मार्शल भी अप्लाई किया जा रहा है। एक और चीज़ ये कि ISI के फॉर्मर चीफ असद दौरानी की भी पेंशन्स और बेनिफिट्स रोक लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने आर्मी कोड को तोड़ा है और आर्मी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। खैर, ये एक अच्छी और डिटेल ब्रीफिंग थी जिसमें मिलिट्री ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया और पाकिस्तान का स्टैंस मज़ीद मजबूत किया गया। तो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।